नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं पनिशर का थर्ड एपिसोड। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पनिशर अब द हैंड के साथ काम करने लगा है और वो एपोस्टल ऑफ वॉर नाम के कल्ट को मारने लगता है। लेकिन एपोस्टल के लोग भी जान जाते हैं कि पनिशर उनके पीछे पड़ा है, इसलिए उनका लीडर आगे आता है और वो कोई और नहीं बल्कि एरिस है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम पनिशर को देखते हैं जो तलवार उठाकर अटैक करता है। तभी हाइड्रा का एक गार्ड बैनर कैनन से पनिशर की तलवार पिघला देता है, लेकिन पनिशर उसी टूटी हुई तलवार से उस गार्ड को मार डालता है और देखते देखते सारे हाइड्रा के लोग मरने लगते हैं। तभी वहां पर द हैंड के दो चॉपर आ जाते हैं जिन्हें पनिशर ऑर्डर देता है फायरिंग करने की। और तब द हैंड के लोग चॉपर से फायरिंग करते हैं और अगले ही पल सारे हाइड्रा के गार्ड्स मारे जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम सिटाडेल ऑफ हैंड देखते हैं, जहां पर पनिशर प्रिस्टेस का दिया हुआ चाकू दिखाता है। तभी पीछे से प्रिस्टेस कहती है कि आज बहुत सी जानें ली है और बहुत सी जानें दी है बीस्ट के नाम पर, और आज पनिशर का फ्लैग लहराएगा इन हाइड्रा की लाशों पर। आज का दिन बहुत अच्छा था। तभी हम देखते हैं कि सिटाडेल में एक हाइड्रा के गार्ड को बांध के लाया गया था। तभी पनिशर उस हाइड्रा के गार्ड का गला पकड़ता है और अपना चाकू उठाकर कहता है कि जंग जीतने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो जायज है। तभी प्रिस्टेस कहती है कि हाई स्लेयर, यहाँ के सारे निंजास तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन तभी पनिशर अपना चाकू उस हाइड्रा के गार्ड के सीने में घुसाता है और उसे मारने लगता है। तभी पनिशर को उसकी वाइफ मरिया याद आने लगती है। तभी पनिशर प्रिस्टेस से पूछता है कि तुम जानना क्या चाहती हो कि कहाँ शूट करना चाहिए उस आदमी पर जो उड़ सकता है या फिर शरीर के कौन से हिस्से पर वार कर सकते हैं। तभी प्रिस्टेस कहती है कि ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करने का समय जरूर आएगा, पर इस बेचारे प्रिस्टेस के दिमाग में कुछ और ही है। मैंने आपकी आंखों में देखा है जब आप छोटे थे और मैंने देखा कि आप क्या बन चुके हो। पनिशर सेंट्रल पार्क में पैदा नहीं हुआ था और ना ही बैटलफील्ड में, और इसके लिए हम सब जानना चाहते हैं कि फ्रैंक कैसल ने मोक्ष पाने के लिए क्या किया था। तो बताओ हमें कि वो कौन था जिसे पहली बार आपने मारा था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम फ्रैंक कैसल को देखते हैं जो निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वो रास्ते पे देखता है कि एक औरत एक आदमी से झगड़ रही थी। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो आदमी उस औरत को बहुत घायल कर देता है, और फिर वो आदमी आगे बढ़ता है उस औरत को बीच रास्ते में ही मारने के लिए और उसे मार डालता है। तभी सारे लोग ये देखकर भागने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक अपनी गन निकालता है और उस किलर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर डर के मारे छुप जाता है। दूसरे दिन वही किलर रास्ते पे ऐसे चल रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं करेगा। ये बात फ्रैंक भी देख रहा था। फ्रैंक ने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने फ्रैंक को ये बात भूलने को कहा। लेकिन फ्रैंक को ये गवारा नहीं था। उसे अंदर ही अंदर ये बात का दुख हो रहा था कि वो उस औरत को बचा नहीं सका, और इसी फ्रस्ट्रेशन में फ्रैंक अपनी गन तोड़ देता है। उसके बाद फ्रैंक उस औरत के फ्यूनरल पर जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि कोई उसके फ्यूनरल पर नहीं था। ये देखकर फ्रैंक अपना मन बना लेता है और वो अपने आसपास की हर एक चीज चोरी करने लगता है जो उसे काम की है, और फिर प्लानिंग करने लगता है कि किस तरह उस आदमी को मारा जाए। और फिर रात को फ्रैंक उस आदमी के घर पहुंच जाता है, जहां वो आदमी जैसे ही अपना डोर खोलता है वैसे ही उसके ऊपर डीजल गिर जाता है जो फ्रैंक ने वहां पर लटका के रखा था। और तब फ्रैंक उसके सामने आता है और उस आदमी को जला डालता है। वो आदमी जलते हुए बाहर आता है ताकि कोई उसे बचाए, लेकिन इस बार भी लोग डर के मारे छुप जाते हैं। फ्रैंक ये सब कुछ देख रहा था और फाइनली उसका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर प्रिस्टेस पनिशर से पूछती है कि तुमने इसके बारे में किसी से नहीं कहा है ना, तुमने बताया भी नहीं होगा क्योंकि तुम खुद नहीं जानते थे, और अब तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये बीस्ट तुम्हारे साथ बचपन से चला आ रहा है, तो बताओ मुझे अब तुमने कितने लोगों को मारा है उस हादसे के बाद। जिस पर पनिशर कहता है कि बहुत कम। तभी प्रिस्टेस द हैंड से कहती है कि देखो तुम्हारा भगवान आ चुका है। तभी पनिशर प्रिस्टेस से कहता है कि बहुत हो गया, इसने सब कुछ बता दिया है। जिस पर वो हाइड्रा का सोल्जर कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है। जिस पर पनिशर कहता है कि तुम एपोस्टल ऑफ वॉर के लीडर को याद कर रहे थे जब मैं तुम्हें तड़पा रहा था। जिस पर वो हाइड्रा का सोल्जर कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा।
मैंने देखा है कि वो क्या करता है उन लोगों के साथ जिसने उसे धोखा दिया है। जिस पर पनिशर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अंदर से चिल्ला रहे थे और तुमने उसे धोखा नहीं दिया है, और ये बात वो जानता है, और ये बात वो चाहता था कि मैं जान लूं। वो सिर्फ चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूं। ये कहते ही पनिशर अपना चाकू उस हाइड्रा सोल्जर के सीने में घुसाता है और उसे मारने से पहले कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मालिक एरिस है। तभी पनिशर प्रिस्टेस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड ऑफ वॉर एरिस इन सब के पीछे है और वो कहाँ है ये भी जानता हूँ, तो सारे निंजास को चॉपर में बिठाओ। जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि जाने से पहले द हैंड का एक छोटा सा काम है, वो पूरा करके जाओ। ये दो निंजास आपस में हिसाब चुकता करना चाहते हैं। तभी आगे प्रिस्टेस कहती है कि इनमें से एक निंजा ने किसी और निंजा को मार डाला और दूसरे ने इस पर हमला किया। जिस पर पनिशर उन दोनों से पूछता है कि क्या ये बात सच है, जिस पर वे दोनों हाँ कहते हैं। ये सुनते ही पनिशर अपनी तलवार से उन दोनों को वही मार डालता है। जिस पर प्रिस्टेस पूछती है कि आपने इन्हें क्यों मार डाला, जिस पर पनिशर कहता है कि इन दोनों ने मर्डर किया है और इन्होंने मान लिया है। जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि हम सब भी मर्डरर हैं। तभी पनिशर द हैंड से कहता है कि तुम उसे ही मारोगे जिसे मैं कहूँगा। जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि हम आपके कहने पर ही काम करेंगे, आप जिसे कहोगे उसे मारेंगे। जिस पर पनिशर कहता है कि मैं अब फिस्ट हूँ और तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरी मदद करोगे इस वॉर को खत्म करने में। ये कहते ही पनिशर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक सेवक आता है और पनिशर से कहता है कि मरिया के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ मरिया गार्ड्स को देखती है और कहती है कि नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन तभी पनिशर वहां आता है और कहता है कि मरिया शांत हो जाओ। जिस पर मरिया फ्रैंक से कहती है कि हमें अभी जाना होगा क्योंकि हमने अपने बच्चों को पार्क में छोड़ा है। यह कहते ही मरिया वहां से जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकने लगता है। तभी प्रिस्टेस मरिया को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन निकालती है, लेकिन यहाँ पनिशर मरिया को समझाने की कोशिश कर रहा था और वो सुन नहीं रही थी। पर तब प्रिस्टेस पीछे से आती है और मरिया को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देती है, जिसके कारण मरिया बेहोश हो जाती है। यहाँ एरिस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा मालिक जानता होगा कि मेरी इज्जत कैसे करते हैं। और तब हम देखते हैं कि एरिस के सामने द हैंड खड़े थे और तब द हैंड एरिस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एरिस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। और तब एरिस अपना एक्स निकालकर एक एक करके सारे द हैंड के लोगों को मारने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम्हारा मालिक कहाँ छुपा हुआ है, मैं पनिशर से लड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो फ्रैंक। यहाँ पनिशर फिर से वही आता है जहाँ वो डेमोनिक क्रीचर है और तब प्रिस्टेस कहती है कि अपने पिताजी से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर पनिशर कहता है कि मेरा दिमाग खराब हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि तुम्हारे अंदर एक बीस्ट है जो तुम्हारे साथ है और अब तुम अपने पिताजी के पास प्रार्थना करो और उनसे कहो कि तुम अपने पत्नी से कितना प्यार करते हो और अपने पिताजी को बताओ कि तुम अपने बच्चों को कितना मिस करते हो। ये कहते ही पनिशर देखता है कि उसके सामने उसके बच्चों की कॉफिन्स थी। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and